हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे KVPY 2015 केमिस्ट्री पार्ट सेक्शन 1 का क्वेश्चंस और इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में ये क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए थे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमसे पूछा गया है द लुईस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ BBr3, BCl3 एंड BF3 इन द ऑर्डर। यहाँ पे हमें 3 बोरॉन के फ्लोराइड्स दिए गए हैं जो कि है BBr3, BCl3 और BF3। हमें इनका लुईस एसिड स्ट्रेंथ बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो BF3 होता है, इसमें अगर आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर एक ट्राइगोनल प्लेनार इसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे जो बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, p ऑर्बिटल्स, इसके अंदर फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैक बॉन्डिंग करता है। यानी यहाँ पे ये जो फ्लोरीन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो बैक बॉन्डिंग के लिए कुछ समय के लिए जाते हैं। सिमिलरली इस फ्लोरीन के भी साथ ऐसा होता है और इस फ्लोरीन के साथ भी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बोरॉन और फ्लोरीन है, इन तीनों में भी जो सराउंडिंग एटम है और जो सेंट्रल एटम बोरॉन है, इसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगता है। और यहाँ पे जो ये सेंट्रल एटम यानी बोरॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाती है। तो आप सबको पता है कि लुईस एसिड वही अच्छा होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा वो बेटर लुईस एसिड होता है। तो जैसे हमने देखा BF3, यहाँ पे क्या होता है, जो ओवरलैप होने की वजह से यहाँ पे बैक बॉन्डिंग दिखता है। और इस बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे जो बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू BCl3 और BBr3। क्योंकि जो बोरॉन है वो सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है और जो फ्लोरीन है वो अगेन सेकेंड पीरियड को ही बिलोंग करता है। तो इनके जो p ऑर्बिटल का शेप और साइज़ है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो इसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा अच्छा बैक बॉन्डिंग हो पाता है। वहीं अगर एक क्लोरीन होता तो उसका जो p ऑर्बिटल होता वो एज़ कम्पेयर टू बोरॉन ज़्यादा बड़े होते और यहाँ पे सिग्निफिकेंट ओवरलैप नहीं हो। वही अगर ब्रोमीन होता तो ये p ऑर्बिटल और भी बड़े होते हैं और इसके वजह से और भी ओवरलैप में प्रॉब्लम होता। तो इसके वजह से यहाँ पे BF3 का ज़्यादा अच्छा ओवरलैप होने की वजह से बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है और लुईस एसिड कैरेक्टर मिनिमम है। तो इसलिए आप देखेंगे तो BF3 का मिनिमम, फिर BCl3 एंड देन BBr3 होगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है O2- इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ। तो O2- देखेंगे तो O2- में जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास होते हैं पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2- यानी बाहर से 2 और इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, यानी 8 + 2 ओवरऑल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे O2- के पास। अब आपको देखना है इसमें से ऑप्शन में दिए हुए कौन से स्पीशीज़ में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ डिटेल से जानना है और आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल भी जानना है तो ये मैंने एटम बॉम्ब सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में ही ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसको और भी डिटेल से जान सकते हैं। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है Zn2+। तो आपको पता है Zn यानी जिंक, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। तो इसमें ओरिजिनली 30 इलेक्ट्रॉन्स थे -2, क्योंकि Zn2+ में गए यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं। तो 30 - 2 यानी यहाँ पे 28 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ना कि 10, जो हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सिमिलर टू O2-। तो ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। नेक्स्ट बचा Mg2+। तो Mg में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली। जब ये Mg2+ बनेगा तो यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होकर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे जो कि हमें चाहिए। तो यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCH, HNH एंड HOH बॉन्ड एंगल्स इन डिग्रीज इन मीथेन, अमोनिया एंड वाटर आर रेस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स बताने हैं। आपने ये टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं कि मीथेन में 109.5 और अमोनिया में 107.1 और वाटर में 104.5 होता है। अगर आपको ये डेटा याद नहीं भी है तो आप गेस भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मीथेन है यहाँ पे CH4, तो यहाँ पे कार्बन के पास एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पे रिपल्जन मिनिमम होगा और यहाँ पे एक एक्चुअल टेट्राहेड्रन का शेप लेगा। जो कार्बन है आउट ऑफ प्लेन होगा और ये बाकी जो हाइड्रोजन है इन द प्लेन होंगे एक टेट्राहेड्रन के शेप में। वहीं अगर आप अमोनिया के लिए देखेंगे तो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन से, सेंट्रल मेटल एटम, और इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन की वजह से जो HNH बॉन्ड है ये थोड़ा सा सप्रेस हो जाएगा और इसकी वजह से इसका वैल्यू
एक रेगुलर टेट्राहेड्रन से कम हो जाएगा, यानी 107.1 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही आप ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डेड 2 हाइड्रोजन के लिए भी गैस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये और भी सप्रेस हो जाएगा और ये कम होकर 104.5 डिग्री हो जाता है। तो ये भी एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन है और इसे आप लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अल्कलाइन मीडियम द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद पोटेशियम परमैंगनेट प्रोड्यूसेस अ कंपाउंड इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज। तो ये एक डायरेक्ट रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने डी और एफ ब्लॉक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि MnO4 जब H2O2 के साथ रिएक्ट करते हैं इन अल्कलाइन मीडियम, तो MnO2 एक प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है। यहाँ पे आप MnO2 में देखेंगे तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा +4, यानी जो दिया गया है ऑप्शन डी में। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स से। इसमें हमें दिया गया है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर विल अप्रोच। तो ऑप्शंस में हमें दिया गया है अलग अलग चीज़ें, इसमें से हमें डिसाइड करना है कि एट वेरी हाई टेम्परेचर रेट कांस्टेंट यानी के का वैल्यू किसके अप्रोच करेगा, किस वैल्यू के नज़दीक पहुंचेगा। तो आपको जब भी रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन पूछा जाए तो k इज इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर माइनस EA/RT। यह इक्वेशन जनरली हम 11th-12th लेवल में पढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन का अगर आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपको पता है टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर दिया गया, यानी इसको अगर हम इन्फिनाइट एज्यूम कर लें तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर माइनस, ये हो जाएगा EA एक वैल्यू होगा डिवाइडेड बाय इन्फिनाइट। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनाइट तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर -0, या सिर्फ 0 भी हम लिख सकते हैं। -0 तो कुछ होता नहीं, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 0 भी लिख सकते हैं। तो आपको पता है ई की पावर 0 हो जाएगा 1, क्योंकि आपको लॉ ऑफ इंडाइसिस से पता होगा। तो यहाँ पे k का वैल्यू हो जाएगा a के बराबर, जो है अर्हेनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अर्हेनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इसमें हमें पूछा है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ अ फ्यू मेटल आयन मेटल इलेक्ट्रोड्स आर गिवन। तो हमें यहाँ पे डेटा दिया गया है 4 इलेक्ट्रोड्स के लिए, मेटल आयन मेटल इलेक्ट्रोड्स के लिए। पूछा गया द रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल फॉलोज द ऑर्डर। तो आपको अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लगा सकते हैं, क्रोमियम, लेड, कॉपर और Ag। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं भी है तो आप इस डेटा से भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हमें दिया गया क्रोमियम 3+ से जब क्रोमियम में जाएगा यानी रिड्यूस होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे ये रिड्यूस नहीं होना चाहता। वही कॉपर अगर आप देखेंगे तो कॉपर का वैल्यू पॉजिटिव है, यानी वो रिड्यूस होना चाहता है। लेड के लिए ये नेगेटिव है, यानी ये भी नहीं होना चाहता। और Ag के लिए भी पॉजिटिव है, यानी Ag भी रिड्यूस होना चाहता है। तो अगर कोई एलिमेंट है जो खुद रिड्यूस होना चाहता है, या कोई एक आयन है जो खुद रिड्यूस होना चाहता है, तो यानी वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। तो हमें यहाँ पे बताना है द रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, यानी इसमें से कौन सा मेटल है जो सामने वाले को जल्दी रिड्यूस करेगा। तो आपको पता है वही एलिमेंट सामने वाले को आसानी से रिड्यूस कर सकता है जो खुद आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से ऑक्सीडाइज होगा क्रोमियम, क्योंकि ये Cr से जब Cr3+ में जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव 0.74, जो कि बाकी सबसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो हाईएस्ट है। तो यहाँ पे जो क्रोमियम है वो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को आसानी से रिड्यूस करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें क्रोमियम, फिर अगेन अगर आप देखेंगे लेड, तो इसका भी जब Pb से Pb2+ में कन्वर्ट होगा यानी खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली आप बाकी मेटल्स के लिए भी देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आपको इस डेटा की भी ज़रूरत नहीं अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सबका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और देखना है इसमें से किस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर अवेलेबल है। तो जैसे हम 2-ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कायरल सेंटर दिख रहा है। कायरल सेंटर होने की वजह से यहाँ पे आपको एक ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने वाला मॉलिक्यूल मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन इज।
तो यहाँ पे हमें दिया है ये मॉलिक्यूल, जो अगर आपको पता होगा ये स्टाइरीन है। अगर आपने पॉलीमर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसका नाम होता है स्टाइरीन, STYRENE। तो ये विनाइल बेंजीन भी इसे कहा जाता है, लेकिन इसका कॉमन नेम स्टाइरीन है। तो इसको एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइज किया गया है। तो इसका तो बहुत ही सिंपल सा, आपने टेक्स्ट बुक में भी अगर रिएक्शन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है पॉलीमराइज होने के बाद, जिसे हम पॉलीस्टाइरीन भी कहते हैं। तो पॉलीस्टाइरीन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे करेक्ट है। वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम पॉलीमर्स चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन CH3CH2ONA यानी सोडियम इथॉक्साइड एंड CH3 द होल थ्राइस CCl इन इथेनॉल इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड और सोडियम इथॉक्साइड के बीच में इथेनॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इथॉक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ पे जो ये हमारा अल्काइल हैलाइड है यानी RH ग्रुप है, यहाँ पे जो R है वो एक टर्शरी कार्बोकटायन है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ईथर अगर होता तो बन सकता था, लेकिन ये कोई अलग ही प्रोडक्ट बना दिया है। अब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बी या डी में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, CH3 और एक CH3, ऐसा यहाँ पे 3 ग्रुप्स इससे जुड़े हैं और यहाँ पे एक Cl है। तो यहाँ पे किसी एक हाइड्रोजन यहाँ से एक एलिमिनेट होगा और यहाँ पे इसके बीच में एक डबल बॉन्ड बनेगा और एक क्लोरीन भी यहाँ से निकल जाएगा, जो कि कंप्रेस फॉर्म में लिखा गया है CH2 डबल बॉन्ड C। यहाँ पे 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटेटिव एनालिसिस से। इसमें हमें पूछा है व्हेन H2S गैस इज पास थ्रू अ हॉट एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन containing Al3+, Cu2+, Pb2+ and Ni2+, a precipitate is formed which consists of। तो हमें यहाँ पे बताना है कि Al3+, Cu2+, Pb2+ और Ni2+ में से कौन सा ऐसा आयन है जो प्रेसिपिटेट होगा विथ H2S इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे आपको अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा जो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो प्रेसिपिटेट होते हैं, और ऑफ द गिवन हमें ये इसमें से Pb और Cu दिया गया है। तो हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में Pb और Cu है। तो इसमें तो एल्यूमिनियम का प्रेसिपिटेट किया है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे निकल का किया है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी निकल है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी PbS एंड CuS, क्योंकि इसका Ksp जो है बहुत ही लो होता है और इसकी वजह से ये आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो अगर आपको ये सारे टेबल का याद रहेगा, कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में आता है, कौन सा आयन और प्रेसिपिटेट होने का उसका क्या कंडीशन है, तो ये क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर जो भी आयन्स है वो आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं भी हो रहे हैं तो एक आध क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं गलत करने से अच्छा। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विद द लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जीज इज़। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट दिया है 1s2 2s2 2p6। जैसे आप यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में है ये जो भी एटम है। इससे आप जज कर सकते हैं कि ये नियॉन के लिए दिया गया है, और नियॉन में से अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बहुत ही डीस्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन सेकेंड अगर आप निकालेंगे तो ज़्यादा खासा कुछ इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2s2 2p5 से 2p4 में चला जाएगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ इससे प्रॉब्लम नहीं होगा, तो फर्स्ट वाला नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। तो ये हमारा फर्स्ट जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसके लिए हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। नेक्स्ट केस में जैसे आप इसमें से अगला इलेक्ट्रॉन Na+ में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p5। तो यहाँ से यहाँ आने में बहुत ज़्यादा एनर्जी का चेंज होता है, और इसके वजह से हमें जो पूछा गया लार्ज डिफरेंस किसमें होगा फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल में, तो वो सोडियम के लिए होगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा।
ऐसे क्वेश्चन पहले भी जेई और नीट वगैरह में आ चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। जैसे इसमें दिया गया फर्स्ट और सेकेंड के बीच में मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कली मेटल्स यानी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के लिए ऐसा होता है। अगर वही फर्स्ट और थर्ड के लिए दिया होता तो यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी सेकेंड ग्रुप के लिए ऐसा हो जाता। तो ऐसे आपको जो क्वेश्चंस पास्ट ईयर में आए हुए हैं उनका प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इन sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट फॉलोज। तो एक सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। जो sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वह हाईएस्ट होता है, देन आता है sp2 और उसके बाद सबसे लीस्ट होता है sp3। इसको जज करने के लिए आप ऐसा जान सकते हैं कि जितना ज़्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर का होगा उतना ही ज़्यादा उस हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगी। इसी फैक्ट का यूज़ करके हम ये कहते हैं कि जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है यानी अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइंस जो होते हैं वो किसी भी अल्केन से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज है और sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेरी सिंपल फैक्ट। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट अबेंडेंट ट्रांजिशन मेटल इन ह्यूमन बॉडी इज। तो ये भी हमें डी एंड एफ ब्लॉक से एक डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन दिया गया है। आपने अगर एनसीईआरटी को अच्छे से रीड किया होगा तो आपको पता है आयरन जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द मोलार कंडक्टिविटीज ऑफ HCl, NaCl, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट एट इन्फिनाइट डिल्यूशन फॉलो द ऑर्डर। इसे आप ऐसे भी जज कर सकते हैं जो H+ है वो छोटा आयन है एज़ कम्पेयर टू Na+, इसकी वजह से इसकी जो कंडक्टिविटी भी होगी वो Na+ से ग्रेटर होगी। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो HCl और एसिटिक एसिड में जो आयन मिलेंगे CH3COOH में से जब डिसोशिएट होगा तो भी H+ मिलेगा और HCl में भी H+ मिलेगा, तो इसकी कंडक्टिविटी NaCl और सोडियम एसीटेट से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमें ये भी पता है कि जो HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी वजह से वो पूरी तरह डिसोशिएट होगा और यहाँ पे H+ का क्वांटिटी ज़्यादा होगा। वहीं जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी वजह से यहाँ पे जो H+ बनेगा वो कम बनेगा। तो HCl का मैक्सिमम होगा, उसके बाद एसिटिक एसिड का होगा, देन NaCl और फिर सोडियम एसीटेट का होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो भी डेटा मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा इसका एक्चुअल वैल्यूज़ क्या है। क्वेश्चन है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ZCl4 द होल 2- इज 3.87 बोर मैग्नेटॉन वेयर Z इज। तो हमें यहाँ पे बताना जो Z है वो यहाँ पे कौन सा मेटल एटम हो सकता है या मेटल आयन हो सकता है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 होगा इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि यहाँ पे जो ZCl4 2- है तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे Cl4 का -4 होगा, यहाँ पे अगर इसका X है तो ये -2, तो X का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2। यहाँ पे कौन सा मेटल एटम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3.87 बोर मैग्नेटॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट दिखाएगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 3, क्योंकि 3.87 का अगर आप फर्स्ट डिजिट देखेंगे 3.87 में जो फर्स्ट डिजिट है 3 वही हमारा n का वैल्यू होता है। अगर आपको इस पर यकीन नहीं है तो n × n+2 जो फार्मूला है उसमें अगर आप स्क्वायर करेंगे 3.87 का तो भी आपको n का वैल्यू यहाँ से 3 मिलेगा। तो डायरेक्टली आप इसे एक शॉर्टकट की तरह याद रख लीजिए। जैसे अगर यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग रहेगा तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 होगा या 1.69 कुछ भी होगा, ऐसा वहाँ पे n का वैल्यू 1 होगा उस केस में, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू आप डायरेक्टली इसका फर्स्ट डिजिट देख के भी जान सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन है इसका आप M2+ यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसमें से कोबाल्ट है जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 बचेंगे इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा 3.87 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल से। इसमें हमें दिया है इफ़ अल्फा डी ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड केप्ट फॉर अ फ्यू आवर्स द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन इज आर। तो अल्फा डी ग्लूकोज एज इट इज़ तो रहेगा नहीं, इसमें म्यूटा रोटेशन का फेनोमेनन होता है जिसकी वजह से अल्फ़ा फॉर्म जो है वो बीटा में कन्वर्ट होता है, जो बीटा फॉर्म है वो अल्फ़ा में कन्वर्ट होता रहता है। तो एक साइमल्टेनियसली प्रोसेस चलता रहता है। तो इस प्रोसेस की वजह से सिर्फ अल्फ़ा डी ग्लूकोज ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओपन चेन हो जाएगा ऑल ओवर तो ये भी गलत बात है, सारा ओपन चेन ही भी नहीं होगा।
मिक्सचर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड ओपन चेन डी ग्लूकोज, तो ये भी गलत बात है। तो हमें यहाँ पे मिक्सचर ऑफ अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा, जो कि म्यूटा रोटेशन की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स। अगला क्वेश्चन है द पीएच ऑफ वन नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड फॉलोज द ऑर्डर। तो आपको पता है जो HCl है वो स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, हमें पीएच पूछा गया है, जितना ज़्यादा पीएच कम होगा उतना ही ज़्यादा एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी एसिडिटी मोर होगी तो पीएच कम होगा। और हमें पूछा है कि इसमें से किसका पीएच है वो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। HCl जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए उसका पीएच होगा सबसे मिनिमम। उसके बाद में आता है फॉर्मिक एसिड, तो HCl के बाद होगा फॉर्मिक एसिड, और सबसे लास्ट में जो वीकेस्ट है इन तीनों में वो है एसिटिक एसिड, तो वो सबसे ज़्यादा उसका वैल्यू होगा पीएच का। तो इससे अगर हम देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि हमें पीएच पूछा गया है, ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ होगा तो HCl ग्रेटर होगा, लेकिन अगर हमें दिया गया है कि पीएच किसका ग्रेटर है तो हमें यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट मार्क करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें एक कंपाउंड दिया गया है, उसका हाइड्रेशन किया गया है, यानी एसिड के प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन किया गया है। तो इसको आप बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस यहाँ पे ऑप्शन ए ही है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट दिख रहा है। आप कहेंगे कैसे, एक ऑब्जर्वेशन से मैंने कैसे इसे बता दिया। तो प्रैक्टिस के साथ आप भी ये जान जाएंगे कि यहाँ पे जो ये टर्शरी कार्बन है वहाँ पे OH बनना ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी होगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और उस कार्बोकैटायन में अगर आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो टर्शरी कार्बोकैटायन होता है, तो वहीं पे जाके OH जुड़ना पसंद करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन फिर भी अगर आप इसका मेथड देखेंगे तो ये भी बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड पे जाके H+ ऐड होगा, उसके बाद में यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन बनने के बाद में यहाँ पे जो H2 है उसके जो लोन पेयर्स हैं वो इसके ऊपर अटैक करेंगे, और बाद में यहाँ से H+ का रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक टर्शरी कार्बोकैटायन बनने की वजह से यहाँ पे एक टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑर्गेनिक से है। इसमें हमें दिया है रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन है, फॉलोड बाय रिएक्शन विथ CuCN। तो यहाँ पे ये जो डाईएज़ो ग्रुप बनेगा उसको हमने CN से यानी साइनाइड से सब्स्टिट्यूट किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी साइनोबेंजीन बनेगा। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन में जो मिडल स्टेप है इंटरमीडिएट के रूप में बेंजीन डाईओजोनियम क्लोराइड बनेगा, जो कि CuCN से रिएक्ट करने के बाद सब्स्टिट्यूट होने के बाद यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में साइनोबेंजीन मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन एक फैक्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम सॉलिड स्टेट पूछा गया है, शॉटकी डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल अराइजेस ड्यू टू। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर होगा क्रिएशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायनिक वैकेंसी। यहाँ पे जितने कटायन गायब होते हैं उतने अनायन भी गायब होते हैं, इसलिए अगर आप शॉटकी डिफेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक जानते होंगे तो यहाँ पे जो चार्ज न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि जितने कटायन गए उतने ही अनायन गए, और साथ में यहाँ पे जो डेंसिटी है उसका डेंसिटी जो होता है डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ से लॉस ऑफ कटायन एंड अनायन दोनों भी हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं जो ऑप्शन सी में दिया इंटरस्टिशियल वॉइड, ये फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।